हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लोअर पीसीएस मेंस एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 12 दिसंबर को इसका प्रीलिम्स हो चुका है और आप सभी लोगों ने अलग अलग सोर्सेज से अपने पेपर का एवेल्यूशन कर लिया होगा और एक मोटा मोटा अंदाज़ा आप लोगों को लग गया होगा कि हम लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पा रहे हैं या नहीं। तो अगर जिन लोगों को ये लग रहा है कि हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है तो उन्हें अब क्या करना चाहिए, उन्हें करना ये चाहिए कि तुरंत एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाकर अपनी मेंस की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मेंस के लिए बहुत ज़्यादा समय हमारे पास होता नहीं है। और जहाँ तक प्रीलिम्स और मेंस के एग्ज़ाम की नेचर की बात है तो दोनों एग्ज़ाम का नेचर काफ़ी डिफरेंट है। प्रीलिम्स में आपको केवल पढ़ना था और जो क्वेश्चन पेपर आना था उसमें केवल ऑप्शंस दिए होते थे, आपको एक टिक लगाना होता था। लेकिन मेंस का जो एग्ज़ाम है यहाँ आपको अब लिखना है। तो आप समझिए कि दोनों जो एग्ज़ाम है इनका नेचर डिफरेंट है। ये एक डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है जबकि प्रीलिम्स आपका एक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम था, राइट। अब देखिए, जहाँ तक कट ऑफ की बात है तो इस बारे में हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे और मेरा आप लोगों से भी यही कहना है, मेरा यही सुझाव आप लोगों के लिए कि आप लोग भी इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा अपना समय बर्बाद ना करें। एक मोटा मोटा जनरल आइडिया ले लीजिए। हालांकि फाइनली जब आंसर किया जाएगी तभी एक पूरा अंदाज़ा हमें सटीक लग पाएगा। लेकिन क्या हम तब तक यही वेट करते रहेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक मोटा मोटा अगर हम अंदाज़ा लें तो अगर आप जनरल मेल कैंडिडेट हैं तो अगर आप 100+ हैं तो आप एकदम श्योरली अपने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से जनरल वीमेन का जो कट ऑफ है वो हमारा मानना है कि 85 से 90 के अबाउट जाना चाहिए और ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 90 से 95। तो ओवरऑल जो निकल कर आता है वो ये कि अगर हम 95-100 के आसपास कहीं पर स्टैंड कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली आपकी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ है उस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना, कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, और साथ साथ आपको थोड़ा सा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को भी स्टडी कर लेना चाहिए, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आपको यही नहीं पता है कि आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी आप बना ही नहीं सकते हैं, राइट। अब देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने प्रीलिम्स में बहुत अच्छा स्कोर किया लेकिन मेंस का उनको कोई आइडिया नहीं होगा। वो शायद पहली बार मेंस लिखने जा रहे होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने इससे पहले भी मेंस लिखा होगा। तो ऐसे लोग जो पहली बार मेंस लिख रहे हैं उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। बस पॉजिटिव रहिए और कुछ स्टेप हैं उनको फॉलो करिए। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले सिलेबस को देखिए, एग्ज़ाम के पैटर्न को समझिए और इसमें अगर 1-2 दिन का समय लगता है तो प्लीज़ दीजिए उस समय को, क्योंकि अगर आप यही चीज़ नहीं समझेंगे तो स्ट्रेटेजी बना ही नहीं पाएंगे और स्ट्रेटेजी नहीं बनेगी तो फिर पढ़ कैसे पाएंगे, राइट। और बिल्कुल घबराना नहीं है। बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं, बच्चों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर हमें मेंस का कोई आइडिया नहीं है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा ये ध्यान रखना है। एक कवि ने कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश लगातार रहनी चाहिए। अगर आप कोशिश करेंगे, पूरी शिद्दत के साथ करेंगे, तो डेफिनेटली ये एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के पैटर्न को समझते हैं कि जो मेंस का एग्ज़ाम है लोअर पीसीएस का, आखिर उसमें कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं और सिलेबस क्या है। देखिए, अगर हम बात करें लोअर पीसीएस मेंस एग्ज़ाम की तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि इस एग्ज़ाम में टोटल पेपर होते हैं 2, जो कि 400 मार्क्स के होते हैं, यानी एक पेपर 200 मार्क्स का होता है। अब ये दोनों पेपर कौन से होते हैं? जो पहला पेपर होता है वो होता है जनरल स्टडीज़ यानी सामान्य अध्ययन का। ये टोटल 200 मार्क्स का पेपर है और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस पेपर में रहते हैं वो रहते हैं 20, क्लियर। और जो टाइम अलॉटेड है दैट इज़ 3 आवर्स। तो हमने ये समझा कि लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा में जो पहला पेपर होता है वो सामान्य अध्ययन का होता है, जो कि 200 नंबर का होता है और इसमें प्रश्नों की संख्या कुल रहती है 20, क्लियर। 3 घंटे का टाइम इसके लिए अलॉटेड होता है। अब अगर हम सेकंड पेपर की बात करें तो जो सेकंड पेपर है वो है एसे एंड ड्राफ्टिंग यानी निबंध एवं आलेखन। ये जो पेपर है ये भी 200 मार्क्स का पेपर है, लेकिन यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो हैं ओनली 5, क्लियर हुआ। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या केवल 5 है और जो टाइम अलॉटेड है वो इस पेपर के लिए भी 3 आवर्स है, क्लियर हुआ। ये याद रखना है कि ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आने हैं, आपको लिखना है। यहाँ पर इस पेपर के बारे में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पेपर में आपको मिनिमम 35% मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है।
अगर आप इतने मार्क्स नहीं ला पाएंगे तो आपकी जो बाकी के जो पेपर हैं उनका आपका इवैल्यूएशन नहीं होगा। तो प्लीज़ टेक दिस पेपर सीरियसली, इसको बहुत हल्के में ना लें। 35% मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप अपने आप ही इस पेपर से, इस एग्ज़ाम से आउट हो जाएंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो अब तक हमने ये समझा कि लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर 200-200 नंबर के हैं और इन पेपर का जो नेचर है वो डिस्क्रिप्टिव है। क्लियर हुआ? अब हम एक एक करके इन पेपर का जो सिलेबस है उसको देखेंगे और उसके बाद फिर कुछ उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले जो पहला पेपर है सामान्य अध्ययन का, उसको देखिए। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 200 मार्क्स का है। इसमें नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस 20 हैं। हर क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। यहाँ आपके पास कोई चॉइस नहीं है, राइट? यहाँ आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही होंगे। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वर्ड लिमिट। और जो वर्ड लिमिट है दैट इज़ 100 वर्ड्स, यानी कि आपको हर जो क्वेश्चन है उसका आंसर 100 वर्ड्स में लिखना होगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डिवाइडेड होंगे, जैसे कि मान लीजिए 10 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो उसको डिवाइड कर दिया 25 वर्ड्स में। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 25 वर्ड्स के अकॉर्डिंग भी प्रैक्टिस करनी होगी। देखिए हम लोग क्लास में इस बारे में चर्चा करेंगे, जो राइटिंग स्किल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है लेकिन आपको वर्ड लिमिट दे दी कि उस चीज़ को आपको 100 वर्ड्स में ही डिफाइन करना, तो ये काफ़ी मुश्किल होता है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस करने से ही आ पाएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि हम सीधा एग्ज़ाम में जाकर ही लिखेंगे तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको प्लीज़ लिखने की कोशिश करिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी राइटिंग स्किल खुद ब खुद जो है वो इम्प्रूव होती चली जाएगी। इसमें कोई आपको कुछ बताने वाला नहीं है, ये आपको खुद से ही करना होगा। तरीका बस ये हो सकता है कि जो भी पढ़ें उसको रफ पेपर पे कहीं पर भी लिखें ज़रूर। और आप लिखते लिखते देखेंगे कि आप जो है आपकी वोकैब स्ट्रांग हो रही है, आपकी स्पीड मेंटेन हो रही है और आप जो है एक फ्लो में लिख पा रहे हैं आंसर। तो मेरी बात को प्लीज़ ध्यान से समझेंगे कि आप जो है लिखने की प्रैक्टिस पहले दिन से प्लीज़ करिए। अब तक आपने अगर बिल्कुल नहीं लिखा तो भी कोई बात नहीं है, बट अब ऐसा नहीं करना है। क्लियर? जो लोग पहली बार मेंस लिख रहे हैं उनके लिए खास तौर से मेरा ये सजेशन है कि आप प्लीज़ लिखिए ज़रूर। अगर नहीं लिखेंगे तो ये एग्ज़ाम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। क्लियर? तो हमने ये समझ लिया कि कितने क्वेश्चंस होते हैं और अब हम समझेंगे कि आखिर वो इसका सिलेबस क्या है और वो कौन से टॉपिक हैं जहां इस पेपर में क्वेश्चंस जहां से पूछे जाते हैं। आइए सिलेबस को देखते हैं। तो देखिए जहां तक सिलेबस की बात है तो हम ये देखते हैं कि इस पेपर में जो टोटल टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हैं 15, राइट? इन 15 टॉपिक्स में से कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आइए उसको देखते हैं। देखिए पहला जो टॉपिक है दैट इज करंट इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल, नेशनल एंड स्टेट इंपॉर्टेंस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य के महत्व की समसामयिक घटनाएं। अब इसमें कुछ टॉपिक्स को सिलेबस में डिफाइन किया हुआ है, तो आप अच्छे से सिलेबस को देख लीजिएगा। यहाँ पर उसको हम डिटेल में करना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। इसी तरीके से सेकंड टॉपिक है स्पोर्ट्स एंड गेम्स, यानी खेलकूद से क्वेश्चन आएंगे। डिफरेंट टूर्नामेंट होते हैं, जैसे अभी ओलंपिक हुआ, पैरालंपिक हुआ, तो डेफिनेटली इस बार वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। इसी तरीके से जो थर्ड टॉपिक है दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा है, इसमें तीनों पार्ट्स आएंगे, एंशिएंट आएगा, मिडीवल आएगा और मॉडर्न, तीनों पार्ट्स आएंगे। जैसे पूछा भी गया है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि जो मौर्यकालीन इतिहास है उसके सोर्सेज क्या क्या हैं, तो एंशिएंट से क्वेश्चन था, फिर मॉडर्न से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। तो हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न तीनों पार्ट आएंगे। इसी तरीके से जो फोर्थ टॉपिक है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, यानी कि जो भारत का संविधान है उसकी एक अच्छी नॉलेज आपको होनी चाहिए। फिर फिफ्थ टॉपिक है इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। तो ये टॉपिक जो हैं ये मेन टॉपिक है, इसके अंदर काफ़ी सारे सब टॉपिक्स आएंगे। तो आपको बेसिकली करना यह है कि सिलेबस को डाउनलोड करिए और उसको जो है बार बार देखिए। देखिए सिलेबस अगर आपने समझ लिया, सिलेबस को अगर अच्छे से समझ लिया तो आप जो है अपनी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से बना पाएंगे। अगर आप सिर्फ पढ़ते चले जा रहे हैं और आपने सिलेबस पे ध्यान नहीं दिया तो ये थोड़ा सा गड़बड़ स्ट्रेटेजी आपकी रहेगी। तो सिलेबस को देखिए और सिलेबस को देखने के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी बराबर आप देखते रहिए, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस आते कैसे। जैसे हम अगर फर्स्ट टॉपिक की बात करें कि करंट इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल, नेशनल एंड स्टेट इंपॉर्टेंस,
अब इसमें 2016 का जो लोअर पीसीएस का मेंस का एग्जाम हुआ था, वहाँ पर इस टॉपिक में से क्वेश्चन आया कि एल्यूसिडेट द न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया, भारत की नाभिकीय नीति को स्पष्ट कीजिए। तो अगर आप इस सिलेबस को ढंग से देखेंगे तो इस सिलेबस में, इस टॉपिक के सिलेबस में अलग से नाभिकीय नीति एवं मुद्दे, ये जो टॉपिक है ये अलग से मेंशन किया हुआ और ये क्वेश्चन वहीं से पूछा गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसलिए सिलेबस को अच्छे से देखना बहुत ज़रूरी है, उसको मगअप करना है, इनकलकेट करना है उसको। आपको सबसे पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए। क्लियर? तो पहले 5 टॉपिक ये हैं और अगर हम इसके आगे के टॉपिक की बात करें तो आइए वो देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है 6, दैट इज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड डेमोग्राफी, राइट? तो भारत का भूगोल एवं जनांकिकी। 7 टॉपिक है जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट। 8 टॉपिक है इंडियन एग्रीकल्चर। देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, अलग से मेंशन किया हुआ है, तो इस पे थोड़ा सा आपको अच्छे से इसके नोट्स बनाने चाहिए। 9 टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं तकनीक। जो 10th टॉपिक है वहाँ से उत्तराखंड शुरू होता है और नेक्स्ट जो 4 टॉपिक हैं वो उत्तराखंड से रिलेटेड हैं, जैसे उत्तराखंड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड सो ऑन। तो टॉपिक नंबर 10, 11, 12, 13 एंड 14 ये जो सब है ये उत्तराखंड से रिलेटेड टॉपिक है। अच्छे से सिलेबस में देख लीजिएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तकरीबन आप ये मान के चलिए कि 50 मार्क्स से क्वेश्चंस केवल उत्तराखंड से ही आने हैं। अब उत्तराखंड में पढ़ने को बहुत कुछ है, तो सिलेबस को देखिए और उस पर फोकस करिए कि क्या क्या पूछे जाने के चांसेस हैं। कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से भी आइडिया आपको इसका मिल जाएगा। तो टॉपिक नंबर 10 से लेकर 14 तक ये उत्तराखंड कवर करता है। यहाँ सबको लिखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने शॉर्ट में इसको कर दिया है। जो लास्ट 15 टॉपिक है दैट इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ एंड डायग्राम, यानी कि सांख्यिकीय विश्लेषण, आरेख एवं रेखा चित्र। ठीक है, तो 10 नंबर का क्वेश्चन एक यहाँ से भी आता है। ये टोटल 15 टॉपिक थे जहाँ से आपसे मेंस के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ इनको अच्छे से स्टडी करिए, पूरे सिलेबस को समझिए, क्वेश्चन पेपर को देखिए, इससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा, आपने अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के ड्यूरिंग जिन किताबों को पढ़ा था, जिन बुक्स का आपने सहारा लिया था या जो नोट्स आपने बनाए थे, उनका सिग्निफिकेंस अभी भी है। अब ये मत करिएगा कि अब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका तो ये किसी काम के नहीं है, उनको फेंक दिया जाए। आपको वो नोट्स हमेशा अपने साथ रखने हैं, उनको बार बार पढ़ना है, क्योंकि उन नोट्स की हेल्प आपको डेफिनेटली मेंस के एग्जाम में मिलेगी। चाहे आपने वो हिस्ट्री पढ़ा हो या करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए हैं, कुछ भी पढ़ा हो आपने, तो उनको छोड़ना नहीं है, उनका इंपॉर्टेंस अभी भी है। तो सबसे पहले आप उनको बार बार पढ़िए और उनको अपडेट करते रहिए, ताकि उनसे आप हेल्प ले पाएँ मेंस के एग्ज़ाम में। ये टोटल जो था हमारा फर्स्ट पेपर सामान्य अध्ययन, उसमें हमने देखा कितने टॉपिक्स आते हैं और जो टॉपिक्स हैं उसमें सब टॉपिक्स क्या क्या हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड पेपर की, दैट इज निबंध एवं आलेखन। देखिए ये जो सेकंड पेपर है इसको हम निबंध एवं आलेखन के नाम से जानते हैं, ऐसे एंड ड्राफ्टिंग। ये जो पेपर है ये, जैसा कि हमने बताया पहले, 200 मार्क्स का है। अब इसमें जो टॉपिक्स हैं उसको देखते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन होता है वो होता है निबंध से, ऐसे से। अब ऐसे के लिए सिलेबस में कुछ टॉपिक डिफाइन किए हुए हैं, उनको आप अच्छे से देखिएगा। ये जो टॉपिक हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, जैसे जो पहला टॉपिक है लिटरेचर एंड कल्चर, यानी साहित्य एवं संस्कृति। सेकेंड टॉपिक है सोशल स्फीयर एंड पॉलिटिकल स्फीयर, सामाजिक क्षेत्र एवं राजनीतिक क्षेत्र। थर्ड टॉपिक है सोशल स्फीयर एंड पॉलिटिकल स्फीयर ऑफ उत्तराखंड, राइट, ये ध्यान रखना, यानी उत्तराखंड का सामाजिक क्षेत्र एवं राजनीतिक क्षेत्र। फोर्थ टॉपिक है साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान, पर्यावरण एवं तकनीक। सिक्स जो टॉपिक है नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। और जो अगला टॉपिक है दैट इज नेचुरल कैलेमिटीज लाइक लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक्स, डेल्यूज, ड्रॉट एक्सेट्रा, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूस्खलन हो गया, भूकंप हो गया, सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, ये सब। अब ये मत समझिएगा कि डायरेक्ट यही टॉपिक आएंगे, है ना, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है। इसमें से इन पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़े कुछ भी टॉपिक आपसे पूछे जा सकते हैं ऐसे के रूप में। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये 2016 का पेपर है मेरे हाथ में, इसमें जो निबंध पूछा गया पहला था साहित्य और मानव मूल्य, यानी लिटरेचर एंड ह्यूमन वैल्यू,
तो ये टॉप यहाँ से आया। ये नेक्स्ट है भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका, द रोल ऑफ वीमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो ये कहाँ से आया? सोशल स्फीयर से आया और पॉलिटिकल स्फीयर से आया। ये समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। इसी तरीके से अगला जो टॉपिक था जो ऐसे पूछा गया, उत्तराखंड में पर्यटन की संभावना यानी प्रोबेबिलिटीज ऑफ टूरिज्म इन उत्तराखंड। तो आप समझिए कि ये इन टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक बनाकर आपसे निबंध पूछा जा सकता है, राइट। तो इसको अच्छे से देखना है आपको। और जहाँ तक निबंध की बात है, एक चीज़ ये याद रखिएगा कि यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप हिंदी या इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं। यू कैन अटेम्प्ट आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है सेकंड पेपर में, क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि ऐसे जो आप चाहे तो हिंदी में लिखिए, चाहे आप इंग्लिश में लिखिए। और दूसरी बात, इनकी जो वर्ड लिमिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको ऐसे लिखना है ये 400 वर्ड्स में लिखना है, राइट। तो 400 वर्ड्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि आपको इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है। 400 वर्ड्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, और उसमें अगर आप निबंध लिखेंगे तो आपको बहुत कंसाइज फॉर्म में और टू द पॉइंट अपनी बात रखनी होगी। इसलिए आपको करना क्या है कि आपको अभी से प्रैक्टिस करनी होगी। देखिए, निबंध एक ऐसी चीज़ है जो रट कर नहीं लिखा जाता है। अगर आप ये सोचेंगे कोई अच्छी सी बुक ले आए, उस बुक से हम कुछ ऐसे रट लें और जाकर वहाँ हम लिख के आ जाएं और हमको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। निबंध एक ऐसी चीज़ है जहाँ आपको अपनी ओरिजिनलिटी दिखानी है, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर आप कहीं से भी पढ़ा पढ़ाया निबंध लिखेंगे तो उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब ये इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप अभी से ही आदत डालिए, न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल्स आते हैं वो पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको नोट करिए। मैगजीन्स आप पढ़ते होंगे, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, तो वहाँ से कुछ डेटा उठाइए, कुछ अच्छे पैराग्राफ होते हैं उनको आप लिख के नोट करके रखिए। और ये सब चीज़ें करने से आपकी अप्रोच डेवलप होगी और निबंध में आपकी अप्रोच ही काम आनी है। देखिए, वैसे भी एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि रटी हुई चीज़ें तो वैसे भी याद नहीं रहती हैं, तो इट्स बेटर कि आप पहले से प्रैक्टिस करके जाएं। और मैं तो ये कहूँगा कि आप जब भी आपको टाइम मिले और कोशिश करिए कि रोज़ एक निबंध लिखिए। आप निबंध लिख के आप रखते चले जाइए। और इसमें एक चीज़ और करिएगा, जैसे सपोज दैट आपने आज कोई निबंध लिखा और निबंध लिख के उसको पढ़ के अच्छे से रख दीजिए। उसको जब आप 2 या 3 दिन बाद जब दोबारा पढ़ेंगे ना, तो आपको खुद से कुछ ना कुछ उसमें कमी आ जाएंगी, राइट। निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना सिलेक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है कि नहीं। तो ये ध्यान रखेंगे। टोटल 50 मार्क्स का है ये, तो 50 नंबर तो बहुत वैल्यू रखते हैं। तो करना क्या है, करना ये है कि निबंध लिखने की रोज़ प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? क्योंकि निबंध में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फ्लो नहीं आ पाएगा, निबंध में प्रवाह नहीं आ पाएगा। आप ये भूल जाएंगे, आपको बाद में याद आएगा कि ये वाली बात जो पहले लिखनी थी वो बाद में लिख दी। समझ रहे हैं कि नहीं। तो जब तक प्रवाह नहीं है तब तक आपको निबंध में फ्लो नहीं है, तब तक आपको निबंध में अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस थोड़े से कम है। इसके बारे में बाकी की चर्चा हम अपने क्लासरूम में करेंगे। और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले नहीं लिखा तो भी नहीं घबराना है, हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जो है एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन की बात रही। आगे चलते हैं। देखिए, आगे चलेंगे तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यहाँ से हिंदी हमारी प्रॉपर स्टार्ट होती है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें जो सिलेबस में दिया हुआ है दैट इज़ हिंदी सारांश लेखन, और ये लगभग 300 शब्दों में लिखना है ओवरऑल। ये जो हिंदी सारांश लेखन है इसको डिवाइड किया है 3 सब टॉपिक्स में। जैसे एक पैराग्राफ दिया हुआ होगा, उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो उचित शीर्षक लिखना होगा जो कि 5 नंबर का होगा। फिर जो दूसरा है वो मूल गद्यांश का सारांश लिखना होगा जो कि 30 मार्क्स का होगा। और जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी जो कि 15 मार्क्स की होगी। तो हिंदी से रिलेटेड जो पहला प्रश्न आता है वो सारांश लेखन का है, और वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन में शीर्षक बताना है जो कि 5 नंबर का है, फिर मूल गद्यांश का सारांश 30 अंक का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर काफ़ी ध्यान देना है। सारांश लिखने की खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। किसी अच्छे मार्गदर्शन के नेतृत्व में आप जो है उनको बार बार लिख के दिखा सकते हैं ताकि आपको वो उचित गाइडेंस दे सकें, ठीक है। इसी तरीके से जो व्याख्या करनी है वो है 15 मार्क्स की। तो टोटल यहाँ पर जो है जो फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी सारांश लेखन वो 50 मार्क्स कवर करता है, जो कि काफ़ी डिसाइसिव मार्क्स हैं, राइट। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 वो हिंदी आलेखन के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर कुछ जो
सरकारी कार्यालय में जो पत्रों का आदान प्रदान होता है वहाँ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र, विज्ञप्ति, निविदा सूचना और टिप्पणी। अब सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को वो यहाँ होती है, क्योंकि इससे इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी बुक्स हैं उसमें अलग अलग बुक्स पे अलग अलग तरीके से इन जो है लेटर्स को दिया गया है। तो आपको करना क्या है कि बहुत ज़्यादा किताबों के चक्कर में तो मत पड़िए, 1 या 2 किताबें कहीं से अच्छी लीजिए, और या फिर अच्छा होगा कि जो सरकारी कार्यालय में पत्र चलते हैं वो कहीं से लीजिए और अपने नोट्स बना लीजिए, राइट। या जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारे यहाँ जो क्लास चलेंगे हम विशेष रूप से इस पर फोकस करते हैं, क्योंकि इसके मार्क्स बड़े खरे हैं, बड़े सॉलिड मार्क्स हैं। अगर आपने अर्धशासकीय पत्र पूछा गया और एकदम प्रॉपर लिख दिया तो आपको मार्क्स पूरे के पूरे मिलने के चांसेस रहते हैं, क्लियर कि नहीं। तो इसको ज़रूर बहुत अच्छे से तैयार करेगा, क्योंकि 50 मार्क्स का है और मैंने कहा कि इससे बाहर नहीं पूछेगा कुछ। ये अच्छी बात है कि इन्हीं जो लेटर्स दिए हो इन्हीं लेटर में से क्वेश्चन आएगा। अगर टिप्पणी दिया हो तो हो सकता है टिप्पणी से क्वेश्चन पूछ ले, या कार्यालय ज्ञापन पूछ ले आपसे, या कार्यालय आदेश पूछ ले, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा आपसे। तो यहाँ दिखने में टफ लग रहा है लेकिन काफ़ी इजी हम कहेंगे इसको, कि अगर आप अच्छे से तैयार करेंगे तो यहाँ पे आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। क्लियर हुआ या नहीं। तो टोटल जो हिंदी हुई हमारी वो हुई 100 मार्क्स की, राइट। तो 200 नंबर का ये पेपर है, 50 नंबर का हमने देखा निबंध था और 100 नंबर की हिंदी, 150 नंबर हमने कवर कर लिए। तो देखिए ये गलती मत करिएगा, हिंदी को हल्के में लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अक्सर ये टेंडेंसी होती है कि हिंदी तो हम कर ही लेंगे, सिलेबस देखा नहीं है। हिंदी की जब बात आती है तो हमको लगता है ग्रामर तो पूछेगा, संधि समास विलोम पर्यायवाची पूछेगा, बट यहाँ कुछ और चीज़ें हैं। तो अच्छे से सिलेबस देखिए। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को मैं बार बार, कम से कम आज 5वीं या 6ठी बार मैं ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन चूंकि इस बात का सिग्निफिकेंस है इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि प्लीज़ पुराने पेपर को ज़रूर देख लीजिए और उनको सॉल्व करने की कोशिश भी करिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कवर हुए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या रहता है इस पेपर में। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंड पेपर का क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद। ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक हिंदी पैराग्राफ दिया हुआ होगा, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है अंग्रेजी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद। तो एक इंग्लिश पैसेज होगा, उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा। तो टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश का इंपॉर्टेंस है, तो अब इंग्लिश के नाम से भी बड़ा डर जाते हैं कुछ लोग, तो डरना बिल्कुल नहीं है, बस प्रैक्टिस करनी है, अच्छी गाइडेंस में प्रैक्टिस करनी है, वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है। और ये ऐसी चीज़ें जो रोज़ करने से होती हैं। अगर आप सोचें कि मैं 5 दिन में इसको तैयार कर लूँगा तो ये पॉसिबल नहीं है, प्लीज़ माइंड कीजिए मेरी बात। ये कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी रोज़ प्रैक्टिस करिए। जैसे निबंध मैंने बताया, आप कैसे भी टाइम निकाल के रोज़ एक निबंध लिखिए, उससे बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी। इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो रोज़ प्रैक्टिस की डिमांड करते हैं, राइट। तो इस तरीके से लोअर पीसीएस परीक्षा के जो मुख्य परीक्षा उसके हमने पैटर्न को समझा। हमने ये समझा कि इस परीक्षा में 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। जो पहला क्वेश्चन पेपर है वो सामान्य अध्ययन का होता है और जो सेकंड पेपर है वो निबंध एवं आलेखन का होता है। सेकंड पेपर के बारे में एक चीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा कि सेकंड पेपर में 35% मार्क्स लाना कंपलसरी है। अगर आप ये मार्क्स नहीं लाएंगे तो आपका इवैल्यूएशन नहीं होगा, चाहे आपने जीएस का पेपर कितना ही अच्छा क्यों ना किया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो पेपर को समझ लिया, सिलेबस को अच्छे से स्टडी करिएगा और तुरंत अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। अगर आपको ज़रा सा भी ये फील आ रहा है कि प्रीलिम्स हमारा निकल जाएगा, देखिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पिछले बार के लोअर पीसीएस से इस बार सीटें ज़्यादा हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज की अगर बात करें, उत्तराखंड कमीशन के थ्रू उत्तराखंड प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए इससे इजी एग्ज़ाम हो नहीं सकता। देखिए आपने प्रीलिम्स जो सबसे बड़ी बाधा थी वो आपने पार कर ली। मेंस में आके तो कंपटीशन वैसे ही कम हो गया। सबसे ज़्यादा फाइट कहाँ होती है? प्रीलिम्स में होती है। तो अगर आपका प्रीलिम्स अच्छा हुआ है, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आप बहुत लकी हैं कि आपको मेंस देने का मौका मिल रहा है और एक बहुत बड़ी मुश्किल, एक बहुत बड़ी बाधा आप पार कर चुके हैं। तो जब सबसे बड़ी बाधा पार हो गई तो आपको बिल्कुल मोटिवेटेड रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। अब मंजिल के थोड़ा सा नज़दीक आप पहुंच गए हैं। और भूलिएगा मत कि मैंने कहा कि ये प्रशासनिक सेवा में जाने का लोक सेवा आयोग उत्तराखंड के थ्रू
सबसे अच्छा जो तरीका वो यही है। 400 मार्क्स के पेपर हैं, केवल 2 पेपर हैं, तो प्लीज़ इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना। और वैसे भी हर साल हमारे यहाँ नोटिफिकेशन आता नहीं है, वैकेंसीज हर साल निकलती नहीं है, तो इस बार अगर मौका मिला है तो इसको फर्स्ट एंड लास्ट समझिए, पूरी शिद्दत के साथ दिन रात एक करते हुए अगले जो 4-5 महीने उनको जुट जाइए। और ये 4-5 महीने अगर आपने ढंग से मेहनत की तो यकीन मानिए ये जो मेहनत है आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देगी। आप कहीं से उठकर कहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे समर्पण के साथ मेहनत करेंगे और एकदम कॉन्फिडेंट रहेंगे, राइट। और जहाँ तक क्लासेस की बात है, अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आने वाली 20 तारीख से दिन सोमवार से हम लोग जो है अपने यहाँ मेंस की कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं। शुरू के 1 या 2 दिन हम लोग इंट्रो क्लास रखेंगे, वहाँ आइए, समझिए, हमारी टीम से मुलाकात करिए, कौन लोग आपको पढ़ाने वाले हैं और किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं उसको समझिए। और अगर आपको ये महसूस होता है कि हाँ हमें ज़रूरत है तो प्लीज़ हमसे जुड़िए। शिवा IAS की पूरी टीम आपके इस मुहिम में आपके साथ है और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग मिलकर अगर मेहनत करें तो इस एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, राइट। तो लास्ट में बस यही कहूँगा कि हैव फेथ इन गॉड एंड योरसेल्फ एंड बी प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क। मेहनत के लिए तैयार रहिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। तो इसी के साथ मैं आज के वीडियो को समाप्त करता हूँ। इस एग्ज़ाम के लिए और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।